ओके, मैं देख पा रही हूँ कमेंट आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मुझे बताने के लिए। आप सभी को सादर नमस्कार। आज इस शोध विदर्भ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं डॉक्टर सरिता स्वागत करती हूँ। आज जो हमारे चर्चा का विषय है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, उस विषय का नाम है नॉलेज एंड इट्स थ्योरीज। ओके, ज्ञान और इसके सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सर। राकेश राय सर ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहती हूँ। चलिए बात करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक है हमारा, वो आई थिंक सभी बीएड लर्नर्स के लिए, एमएड लर्नर्स के लिए, और इवन जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्हीं सब के लिए ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ जो है, प्रत्येक ज्ञान जो है, वो कहाँ से शुरू होता है, जो हम बात करने जा रहे हैं यहीं से शुरू होता है। यदि हमने उस ज्ञान के ओरिजिन को नहीं समझा, ज्ञान के सोर्सेज को नहीं समझा, और नॉलेज की या ज्ञान की थियरीज को नहीं समझा, तब तक हम किसी भी डिसिप्लिन में जो एमर्ज नॉलेज है उसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते। तो चलिए बात करते हैं। ये तो थोड़ी सी जनरल सी ऐसी बात हो गई, नॉलेज एंड इट्स थ्योरीज। जैसा कि आप सभी को लग भी रहा होगा कि यह जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली हमारा फिलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक है। ओके, प्योर फिलॉसफी से रिलेटेड नहीं है। जैसा कि बीएड में आप ये देखते होंगे कि नॉलेज एंड इट्स करिकुलम नामक जो एक पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ करिकुलम। कि करिकुलम को कैसे बनाया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द सम एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, है ना। कि कुछ नॉलेज के ऐसे कुछ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी सहायता से हम उस करिकुलम को डेवलप करते हैं, है ना। तो इसी तरह से तो हर किसी डिसिप्लिन में आप चाहे कुछ भी पढ़ते हैं, उसके लिए नॉलेज की समझ होना अपने आप में बेहद अनिवार्य है। ठीक है, तो और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिलॉसफिकल टॉपिक है, और जैसा कि हम पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, और आप ये जानते भी होंगे कि फिलॉसफी कोई नाम से हमें घबराने की या फिलॉसफी के नाम से हमें एक अपने आप को दूर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिलॉसफी कुछ नहीं है, हर चीज़ को क्रिटिकली, एनालिटिकली, हर एस्पेक्ट से देखने का एक नज़रिया है, एक एंगल है, जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को, किसी फिनोमिना को विभिन्न पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा है तो क्यों है, और यदि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। यदि ऐसा है तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना, इसके पीछे का क्या एविडेंस है जिसकी वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि ये है, और यदि ये नहीं है तो हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक जनरल सी बात हुई। अब हम जो है अपने प्रॉपर टॉपिक पर आते हैं। तो जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नॉलेज एंड इट्स थ्योरीज। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नॉलेज के ऊपर। ज्ञान क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनेंगे, मेरे साथ बने रहिए, तभी इंटरेस्ट आएगा इसमें। देखिए, नॉलेज के संदर्भ में हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें बहुत लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस दी है कि भाई नॉलेज ये है, नॉलेज ये है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। लेकिन एक जो एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऐसी है जिसे सभी लोग, मतलब सभी लोग नहीं लेकिन मोस्टली जो हमारे एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं और जो फिलोसफर्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उस डेफिनेशन में या उस परिभाषा में कुछ खास होगा, है ना, तभी तो उसको काफ़ी मात्रा में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये फिलोसफी की ऐसी ब्रांच है जो शुरू से ही एक सेंट्रल कंसर्न रहा है डिस्कशन का, है ना। कि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर जो हम ओरिजिन ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज और इसकी वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, थियोरीज ऑफ नॉलेज की जब चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने इतने विभिन्न वैरायटी ऑफ ओपिनियंस उभर कर आते हैं कि उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हम किस तथ्य को, किस आइडिया को या किस ऑब्जेक्ट को, है ना, या किस फिनोमिना को हम नॉलेज के रूप में स्वीकार करें या ना करें। ठीक है,
तो एक जो मैं अभी बात कर रही थी कि एक मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे उससे। वो डेफिनेशन है प्लेटो की। क्या है वो डेफिनेशन? द नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ठीक है, ज्ञान एक तर्क संगत सत्य विश्वास है। जानते हैं आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको जानते होंगे। लेकिन डेफिनेशन तो हमने जान ली, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम इसको थोड़ा सा एनालिटिकली डिफाइन करके देखें कि इसके अंदर जो हमें ये डिफरेंट 3 वर्ड्स दिख रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स दिख रहे हैं? सबसे पहला है जस्टिफाइड, सेकंड है ट्रू और फिर है बिलीफ। ये जो 3 जो वर्ड्स है दैट आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, है ना, इन्हीं की इम्पॉर्टेंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन जो है वो अपने आप में नॉलेज के जो जितने भी क्राइटेरिया है या जितने भी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी में जो बातें कही गई है उसके अधिकांश ओपिनियंस को, अधिकांश ये नोशंस को अपने अंदर सम्मिलित कर लेती है ये डेफिनेशन। इसीलिए इसको जो है काफ़ी लोग इस परिभाषा को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो जब हमने बात करी परिभाषा की, अब हमारा यहाँ से एक थोड़ा सा मेन बात बिल्कुल शुरू है, जो कि हम बिल्कुल प्रकरण पे अब फोकस आ गए, हम लोग बिल्कुल उसी पे बात करेंगे। नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। इसका क्या अर्थ है? कि जो ज्ञान है वह तर्क संगत सत्य विश्वास है। तो यहाँ पर ये जो 3 प्री कंडीशंस दी हुई हैं कि ट्रू बिलीफ होना चाहिए, ट्रू प्लस बिलीफ, और वो ट्रू बिलीफ कैसा होना चाहिए? वो जस्टिफाइड होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये क्या है? ट्रू बिलीफ है। अभी हम आगे चलेंगे, हम इस बात को भी एनालाइज करेंगे कि क्यों हम इसको ट्रू कह रहे हैं और क्यों हम इसको बिलीफ मान रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू बिलीफ है, और ट्रू बिलीफ के पीछे जो जस्टिफिकेशन है वो क्या है? जस्टिफिकेशन है सर्टेनिटी का, है ना। जस्टिफिकेशन है उन मिलियंस ऑफ ईयर्स का कि हम लोग ये देखते आए हैं, जब हर मॉर्निंग, हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सूरज है वो कहाँ से निकल रहा है? वो पूरब दिशा से निकल रहा है। हालांकि हम इसको थोड़ा सा बहुत डीप फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, यदि आप स्पेस की इधर उधर की बात करें, ठीक है ना। हम जहाँ एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो है, जो यहाँ ह्यूमन बींग्स के लिए एक्सेप्टेड सिचुएशन है, वहाँ की हम लोग ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। यदि हम ये माने कि ये जस्टिफाइड है, तो हालांकि इसके जस्टिफिकेशन के पीछे भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। यदि हम कार्ल पॉपर को इसमें लाएं तो उन्होंने बहुत इंडक्शन की भी प्रॉब्लम बताई है कि भाई आप जो इंडक्शन की बात कह रहे हैं इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है। आई थिंक पहले एक मैंने लेक्चर दिया था, उसमें थोड़ा सा कुछ बातें कही थी। फिलहाल हम उस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो हमने बात कही कि नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, 3 कंडीशंस हैं, ट्रू बिलीफ है, दैट शुड बी जस्टिफाइड। ठीक है, अब हम इसको एनालिटिकली एनालाइज करेंगे, लेकिन एनालिटिकली एनालाइज करने से पहले हम ये समझ लें कि जो नॉलेज है या जो ज्ञान है उसे किस रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं। हमेशा नॉलेज को या ज्ञान को हम प्रोपोजिशंस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोपोजिशंस, है ना। प्रोपोजिशंस का मतलब क्या है? प्रपोजिशंस कुछ नहीं है, एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस है जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, बट इट मस्ट बी हैविंग सम मीनिंग। उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना जरूरी है। एक सेंटेंस में और एक प्रपोजिशन में यही अंतर होता है कि सेंटेंस का मीनिंग हो भी सकता है और सेंटेंस विदाउट मीनिंग भी हो सकता है। लेकिन यदि हम प्रपोजिशन की बात करते हैं तो प्रपोजिशन के अंदर मीनिंग का होना जरूरी है। और मीनिंग का होना जरूरी मतलब क्या है कि उस प्रपोजिशन के अंदर जो वर्ड्स हैं वो अपने आप में किसी कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, किसी मीनिंग को बताते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम आगे जब पीपी करके मैं बात करूंगी या प्रपोजिशन का नाम लूंगी तो कहीं हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई प्रपोजिशन क्या है, क्यों बार बार पीपी का नाम लिया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूं कि हमेशा नॉलेज को प्रपोजिशन के रूप में ही एक्सेप्ट किया जाता है, चलिए एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो सबसे पहली बात है, यदि हम बात करें जॉन हॉस्पर्स नामक एपिस्टेमोलॉजिस्ट की, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट ऑफ नोइंग है, इस डेफिनेशन के आधार पर नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, इस डेफिनेशन के आधार पर उन्होंने जानने की कुल
तीन कंडीशंस के बारे में बात की है, तीन शर्तों के बारे में बात करी है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? वो शर्तें वही हैं जो इस डेफिनेशन में दी हुई हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है आपकी ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। दूसरी जो शर्त है वो है, अभी हम डिफाइन करेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। दूसरी जो कंडीशन है या दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। और जो तीसरी जो कंडीशन है वो है आपकी नेसेसिटी ऑफ एविडेंस और रीजन, है ना। अभी उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बात करी कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट निकलेगी कहाँ से? इसी डेफिनेशन में से निकलेगी। डेफिनेशन क्या है हमारी? नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो यदि हम इसको थोड़ा सा तोड़ कर ब्रेक करके देखें तो इसमें ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हमें ऑब्जेक्टिव प्रतीत हो रही है? ट्रू प्रतीत हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, अब प्रीपोजिशन का नाम आएगा। हम ये कह सकते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पी मतलब प्रपोजिशन का ज्ञान है, तो इसका अर्थ क्या है कि द प्रपोजिशन मस्ट बी ट्रू, है ना। अभी समझेंगे इसको। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि आई नो पी, इसका मतलब क्या है? द पी मस्ट बी ट्रू। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पी को जानती हूं या जानता हूं लेकिन पी ट्रू नहीं है। कैसे है ये? यदि आप ये कहते हैं कि आई नो द सन राइजेज इन द ईस्ट बट दिस प्रपोजिशन मीन्स दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू, कैसा संभव है? मैं जानती हूं कि सूर्य पूरब से निकलता है लेकिन ये सत्य नहीं है। तो ये क्या है? दीज आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना। कहीं ना कहीं एक बात को हम कह रहे हैं और उसको बार बार कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसको सत्यता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। यदि हम ये कहते हैं कि आई नो पी, इसका मतलब है कि जो ट्रूथफुलनेस है, जो ट्रू सेंस है, वो उसके अंदर इम्प्लिसिट है। आप कभी ये नहीं कहते कि आप यदि ये कहते हैं कि मैं ये जानती हूं कि खाना कैसे बनाया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना। तो इसका मतलब अब आप समझ पा रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट क्या है, कि यदि आप किसी प्रपोजिशन को ये कहते हैं कि ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? आप उसे जानते हैं। जानने का मतलब ही है उस प्रपोजिशन का ट्रू होना। अब इसकी थोड़ी सी अल्टरनेटिव सिचुएशन पर चलते हैं, थोड़ी सी अल्टरनेटिव कंडीशन पर हम चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पी जो है ट्रू हो लेकिन आप उसे ना जानते हो सकता है ना ऐसा। कितने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमारे कितने ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम सभी को जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन वो ट्रू तो होते हैं ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ये तब तो हो सकता है जब आप उसे ना जानते हो। लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि मैं उसे जानती हूं या जानता हूं लेकिन वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी एनालिसिस किया, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से बात को समझ पा रहे होंगे कि ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसके लिए ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट मीन्स उसका ट्रू होना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये पहली हमारी कंडीशन हो गई, पहली हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट जो बात आती है, जो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जो जॉन हॉस्पर्स ने बताई थी, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। देखिए, पहली ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिव कैसी है? वस्तुनिष्ठ शर्त है वो सबके लिए है। जब तक वो ट्रू नहीं होगा, अभी हम उसकी बात करेंगे कि ट्रू हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन वह प्रोपोजिशन यदि वो ट्रू है तो इसका मतलब है ज्ञान की श्रेणी में आती है, चाहे आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो बात अलग है कि यदि आपने ये कहा कि मैं जानती हूं पी ट्रू है, तो इसका अर्थ यही है कि पी आप ये जानते हैं और इसलिए आप उसे मान रहे हैं, उसे सत्य मान रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है। वो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट कौन सी है? इस डेफिनेशन में नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ट्रू की बात हो गई हमारी। अब हम सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है उसमें हम बात करेंगे बिलीफ की। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी प्रपोजिशन को, किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है। तो सब्जेक्टिव का मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको मानकर चले, सब्जेक्टिव है, आप ना माने तो
सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कभी भी यदि आप ये कहते हैं कि आई नो पी, मैं जानती हूं या जानता हूं पी के बारे में, द सन राइजेज इन द ईस्ट मीन्स यू आर बिलीविंग दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बिलीविंग इज अ पार्ट ऑफ नोइंग। हालांकि ये पार्ट कैसा है? सब्जेक्टिव पार्ट है ना। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लिसिटली आपके उस पॉजिटिव बिलीफ को, आपके उस एटीट्यूड को दर्शाता है कि आप इस बात पर विश्वास भी करते हैं, है ना। हालांकि अब देखिए, जैसे हमने पहली एक ऑल्टरनेटिव कंडीशन की बात की थी, तो यहाँ पे भी एक ऐसी ऑल्टरनेटिव कंडीशन हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे न्यूमरस प्रोपोजिशंस हो सकते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं लेकिन वो सत्य नहीं होते हैं ना। हम ये कहते हैं कि द गॉड एग्जिस्ट, है ना। यदि आप ये मान रहे हैं, सत्य मान रहे हैं, इसका मतलब आप इस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन यदि अभी मैंने जो अल्टरनेटिव सिचुएशन की बात की है, यदि मैं ये कहूँ कि भूत प्रेत होते हैं, द विचेस एग्जिस्ट, चुड़ैल होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि ये ट्रू है ना। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती जिसे आप ये कहे कि मैं जानती हूं या जानता हूं लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करती या करता। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ इस बात को? थोड़ी सी कुछ अंदर गहरी चीजें हैं, कोशिश करेंगे समझ में आएंगी। आप इसको दोबारा भी आप थोड़ा सा रीथिंक करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, क्योंकि फिलोसफिकल हम एनालिटिक सिचुएशन से इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हर एंगल से देख रहे हैं। यदि ऐसा है तो क्यों है, यदि हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करें तो कैसे करें, है ना। यदि बिलीव की बात हो रही है तो क्या ऐसा भी संभव है कि हम बिलीव करें लेकिन वो ट्रू ना हो? ऐसा हो सकता है कि आप बिलीव करें या ना करें लेकिन वो ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप उसको बिलीव भी कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट के अंतर्गत उस प्रपोजिशन का, उस आइडिया का, उस स्टेटमेंट का जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आप उस पर पॉजिटिवली बिलीव करते हैं। ठीक है। तो पहले जो हमने बात करी वो थी हमारी ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, दूसरी जो हमने बात करी वो है हमारी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट, है ना। देखिए बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया, इसीलिए इस डेफिनेशन को काफी हम लोग जानते भी हैं और हम क्लासेस में डिस्कस भी करते हैं इसको। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब नॉलेज की बात होती है तो बहुत सारे लोग विश्वास को नॉलेज मानते हैं, बहुत सारे लोग ट्रू को नॉलेज मानते हैं, ट्रू के भी अलग अलग एविडेंस देते हैं कि भाई इसलिए हम इस बात को ट्रू मान रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अपने आप में सारे क्राइटेरियाज को अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसलिए ये मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। अब हमारा जो थर्ड जो क्राइटेरिया आता है, अब क्या बच गया? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ में ट्रू की हमने बात कर ली जो कि कैसा है? ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है। बिलीफ की हमने बात कर ली जो कि कैसी है? सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे जस्टिफिकेशन की। ठीक है। इसका मतलब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नेसेसिटी ऑफ एविडेंस और रीजन टू बिलीव पी। यदि आप किसी पी पर विश्वास कर रहे हैं, उसे सत्य मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना होगा, कोई जस्टिफिकेशन प्रेजेंट करना होगा, कोई एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तभी तो हम ये माने कि आप उस पर क्यों बिलीव कर रहे हैं या आप उसे क्यों सत्य मान रहे हैं। आ गया ना? इस डेफिनेशन में सारी चीजें आ गई ना कि ट्रू की बात कर रहे थे, भाई ट्रू क्यों है, बिलीविंग की बात कर रहे हैं तो बिलीव क्यों है ना। बिलीव हम क्यों, एक हमारा बिलीव सिस्टम उस पर है। तो यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ एविडेंस का मतलब ये है कि जब आप ट्रू बिलीफ की बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन में उस ट्रू बिलीफ को सेटिस्फाई किया जाता है प्रॉपर एविडेंस के थ्रू। अब वो जो जस्टिफिकेशन है या वो जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से उसको प्रमाणित कीजिए, लेकिन प्रमाणित कीजिए। बिना प्रमाणित किए वह स्टेटमेंट या वह प्रोपोजिशन ट्रू बिलीफ नहीं माना जाता। यदि आप ये कहते कि नॉलेज इज अ ट्रू बिलीफ, तो शायद ये इतनी अच्छी डेफिनेशन ना बन पाती। नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जस्टिफिकेशन दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको प्रॉपर एविडेंस देने पड़ते हैं।
हो सकता है वो लॉजिक के रूप में हो, रीजन के रूप में हो सकता है वो जो एम्पिरिसिज्म के रूप में हो, अभी हम उसकी बात आगे करेंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हमें जो है लॉजिक या एविडेंस देना पड़ता है। जैसे यदि हम एग्जांपल लें कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये क्या है, इसके एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस यही है कि ये जो ट्रुथ है या ये जो बिलीफ है ये कैसा है, ये सर्टेन है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब हम रोज सुबह उठते हैं तो हमें ये दिखता है, हम सामने से उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम सामने से उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तभी हम ये कह रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये ट्रू भी है, बिलीव भी है और जस्टिफिकेशन भी आपको मिल गया, है ना। तो ये तो थी एक फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन जो कि प्लेटो ने दी थी कि द नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। इसमें हमने क्या किया, एनालिटिकली इसको डिफाइन किया, हर एंगल से उसको देखा कि ट्रू होने के लिए प्रीपोजिशन को नॉलेज के टर्म में आने के लिए उसका ट्रू होना जरूरी है। सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट के अंतर्गत उसके ऊपर बिलीव करना आपका जरूरी है। जब तक आप उस पर पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, है ना, तो तब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे उस बात का ज्ञान है ना। हालांकि ऐसा हो सकता है, देखिए फिर मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूं, हालांकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप उस पर विश्वास ना करें और वो ट्रू हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किससे गाइडेड है, वो ट्रू ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट से गाइडेड है। लेकिन सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट इसलिए तो सब्जेक्टिव कहा है कि सब्जेक्टिव है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिलीविंग तो है उसमें। थर्ड आ गया आपका नेसेसिटी ऑफ एविडेंस। तो ये तो जो थी बात हमारी नॉलेज की डेफिनेशन की थी कि नॉलेज को डिफाइन किस तरह से करें और डेफिनेशन के पीछे क्या क्या लॉजिक या क्या क्या तर्क इसमें छिपा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी हमने सारी कंडीशंस की बात की हैं कि ये चीजें होनी चाहिए किसी प्रोपोजिशन को ट्रू या नॉलेज होने के लिए, तो अब हम बात करेंगे इन्हीं सारी बातों के आधार पर नॉलेज को बेसिकली 2 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ज्ञान के बेसिकली 2 भाग हैं। डिविजन्स ऑफ नॉलेज क्या है? 2 हैं। आपने उनका नाम सुना होगा। पहला जो भाग है हमारा वो है हमारा अप्रायरी नॉलेज और दूसरा जो है वो है ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ए प्रायरी और ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ठीक है, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। देखिए, ए प्रायरी नॉलेज जो होती है वो उसके लिए किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिकोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसी भी अनुभव की इसके लिए जरूरत नहीं होती। ये जो अभी हम बात उदाहरण की भी बात करेंगे, बिल्कुल ये जो नॉलेज होती है इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। यदि इस ज्ञान को एक बार ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसे हमेशा ट्रुथ ही माना जाता है। ठीक है, और ये जो नॉलेज होती है क्यों ट्रुथ माना जाता है? क्योंकि इसके पीछे जो एविडेंस जो एपिस्टेमोलॉजिस्ट देते हैं वो एविडेंस होता है लॉजिक का। और एक बार लॉजिक आपने प्रूव कर दिया तो वह लॉजिक हमेशा के लिए यूनिवर्सली वैलिडेट हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम मैथमेटिकल और लॉजिकल जो कैलकुलेशंस देखते हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी हम सारे देखते हैं, दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन ए प्रायरी नॉलेज। ठीक है, जियोमेट्री में आप देखते हैं ना कि जो भी हम सारा मैथ्स में पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं लॉजिक पर बेस्ड होती है हमारी जियोमेट्री। और ये जो हमारी नॉलेज हम बता रहे हैं ये प्योर रीजन पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत जो प्रपोजिशंस आते हैं, है ना भाई, नॉलेज है तो कहीं ना कहीं मैं दोबारा बता रही हूँ प्रपोजिशंस के अंतर्गत तो हम उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो इस वाली नॉलेज के अंतर्गत जो प्रपोजिशंस आती हैं उन्हें नाम दिया जाता है एनालिटिकल प्रपोजिशंस। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनका जो ट्रू या फॉल्सिटी होती है, इनकी सत्यता की या असत्यता की जांच जो होती है, हम उस प्रपोजिशन को एनालिसिस करके ही स्थापित कर सकते हैं। हमें किसी और फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बताया था कि ये वाली नॉलेज किस पर आधारित है, प्योर लॉजिक या प्योर रीजन पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, बैचलर्स आर अनमैरिड मैन। बैचलर्स आर अनमैरिड मैन मतलब हमें कुछ और ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस प्रोपोजिशन का अर्थ या इसमें छुपे हुए ज्ञान का अर्थ कहाँ निहित है? इस प्रोपोजिशंस के अंदर कंस्ट्रक्टेड वर्ड्स में। एक तरफ कह रहे हैं बैचलर्स और एक तरफ कह रहे हैं अनमैरिड। इसका मतलब बैचलर्स कौन होते हैं? जो अनमैरिड है ना। तो बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, 2 + 2 = 4।
कहीं से वो नहीं है। 2+2=4, इसको आप कैसे, लॉजिक के थ्रू तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, कहीं कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर जो एनालिटिकल प्रोपोजिशंस जो होती हैं या ए प्रायरी नॉलेज जो होती है, उसके लिए किसी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। यह जो नॉलेज होती है, यह जो ज्ञान होता है या इसके अंतर्गत जो आने वाली प्रपोजिशंस होती हैं, यह अपने आप में स्वयं सिद्ध होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अपनी ट्रूथनेस को या फॉल्सिटी को अपने अंदर स्वयं अपने आप को एनालाइज करके उसको दर्शा देती है। ये बात समझ में आई होगी। ए प्रायरी नॉलेज, जिसको शायद हिंदी में प्रागनुभाविक कुछ ज्ञान इस तरह से कहते हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरी वाली जो नॉलेज की डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा होता है ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ठीक है, अब ये उससे उल्टा है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहली में क्या था कि पहली में क्या है, पहले जो है रीजन या लॉजिक के ऊपर आपकी नॉलेज बेस्ड है, उसके लिए किसी फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं है। वो एविडेंस अब अगर आपने एक बार दे दिया, लॉजिक या रीजन, वो यूनिवर्सली वैलिडेट हो गई। 2+2=4 है, तो आप जो है किसी से भी पूछिए 2+2=4 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ये जो नॉलेज होती है दैट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, है ना। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या है कि ये ज्ञान वह ज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित होता है और उसके ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है ना। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑल स्वैन्स आर वाइट, है ना। इसके अंदर जो, और ऐसा नहीं है, अभी हम बात करेंगे, अभी हम जो ये कह रहे हैं ना कि ए पोस्टीरियरी नॉलेज है, लॉजिक इसके अंदर भी है, लेकिन उस लॉजिक का नाम ऊपर वाले लॉजिक से अलग है। ऊपर वाला जो ए प्रायरी नॉलेज की जो हमने बात करी थी, वो कौन से लॉजिक को दर्शा रहा है, वो डिडक्टिव लॉजिक को दर्शा रहा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें दोनों कंडीशंस है। कहने का अर्थ क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर उस ज्ञान को वेरीफाई करते हैं, है ना। मैंने बताया था कि यदि सूर्य पूरब में निकलता है तो ये किस आधार पर आप कह सकते हैं, सर्टेनिटी के आधार पर आप कह सकते हैं, उस निश्चितता के आधार पर आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्षों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से, शताब्दियों से ये एक्सपीरियंस है मानव का कि वह देखता आ रहा है इस ट्रुथ को। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज रीजन के साथ तो वैलिडेट होती ही होती है, जिसे हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। साथ ही साथ वह इंडक्टिव लॉजिक एमर्ज कैसे होता है, आपके एक्सपीरियंस और आपके ऑब्जर्वेशन से। जितने भी साइंटिफिक नॉलेज जो होती है, जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड नॉलेज होती है, दैट इज कॉल्ड ए पोस्टीरियरी नॉलेज। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और वेरिफिकेशन पर आधारित होती है ना। जितने भी साइंटिफिक थियोरीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो हमेशा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पर फोकस करती हैं। तो इसी तरह की नॉलेज को हम क्या कहते हैं, ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ओके, तो ये हमने अभी कितनी बात की, सबसे पहले हमने नॉलेज के बारे में बात करी, उसका फंडामेंटल जो एक नेचर है कि जो हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन को, सॉरी वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, एक्चुअली एक कॉल आ गई थी। तो अभी हमने बात करी, अब हम इसको थोड़ा सा एक उसके प्रोपोज, एक्चुअली बार बार कॉल आ रहा है, आई थिंक मेरी सिस्टर, हाँ आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक्चुअली वो बार बार इंटरप्ट हो रहा है, नेटवर्क की कोई कनेक्शन की या नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन आ रहा है एक, और बच्चा कर रहा है वो फ़ोन, तो बार बार, मतलब मेरे घर से नहीं आ रहा है, मेरे सिस्टर के यहाँ से आ रहा है, तो इसलिए बार बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। चलिए, अभी जब हम बात कर रहे थे ए पोस्टीरियरी नॉलेज की, तो इसके अंतर्गत हम प्रपोजिशंस की बात करेंगे। भाई पहली जो ए प्रायरी नॉलेज के अंतर्गत जो प्रपोजिशंस थी, उनसे हमने क्या नाम दिया था, एनालिटिकल प्रपोजिशंस। इसके अंतर्गत जो प्रपोजिशंस आती हैं उसे हम नाम देते
देते हैं सिंथेटिक प्रोपोजिशंस, है ना, क्योंकि वो सिंथेसिस के आधार पर उत्पन्न हुई है। सिंथेसिस मतलब कैसा है कि आपने, जैसे हम कहते हैं ना, वो सेंटेंस बड़ा ही एक हमारा फैमिलियर है, हम कहते हैं कि राम इज मॉर्टल, शाम इज मॉर्टल, ये इज मॉर्टल, वो इज मॉर्टल, फिर हम लास्ट में जनरलाइज क्या करते हैं, इंडक्टिवली क्या कहते हैं, द मैन इज मॉर्टल कहते हैं ना। तो इसीलिए इस नॉलेज मतलब ए पोस्टीरियरी नॉलेज के अंतर्गत आने वाली प्रोपोजिशंस को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक प्रोपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ए प्रायरी नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन प्योर रीजन और लॉजिक, ठीक है, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो कथन होते हैं, जो प्रोपोजिशंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोपोजिशंस। क्यों? क्योंकि जो उनका अर्थ है, उनकी ट्रुथनेस और फॉल्सिटी उसी सेंटेंस के अंदर छुपी होती है। हमें किसी फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं होती कि हम ऑब्जर्व करें या फिर हम एक्सपेरिमेंट करें, है ना, किसी की सेंसरी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती। 2 + 2 = 4 है तो वो हम सेंसेस से नहीं देख पाते। यूनिवर्स में कहीं कोई विचरण नहीं कर रहा है कि भाई ये 2 है, ये 2 है, ये आपस में मिले और इन्होंने 4 बना लिया, है ना। दूसरी तरफ जो नॉलेज होती है वो इसका जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए हम किसे कहते हैं ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ए पोस्टीरियरी नॉलेज का मतलब है बाद में, है ना, बाद में वो डिफाइन हुई है, बाद में उसने अपने आप को नॉलेज के रूप में स्थापित किया है। कैसे? क्योंकि वो सिंथेसाइज्ड हुई है। कैसे सिंथेसाइज्ड हुई है? क्योंकि वो आपके ऑब्जर्वेशन, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर वैलिडेट की गई है। ठीक है, तो उसकी जो सत्य की जो कसौटी है, जो क्राइटेरिया है, वो क्या है, एम्पिरिसिज्म। जितने भी साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जो नॉलेज प्राप्त की जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, ए पोस्टीरियरी नॉलेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब ये तो हमने 2 सेक्शंस अपने खत्म कर लिए। सबसे पहले हमने बात करी नॉलेज की, अभी हमने बात करी डिविजन्स ऑफ नॉलेज की। अब हम एक और इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, कि कहीं ना कहीं एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने बहुत सारी जो है थियरीज की बात की है। सब ने अपने अपने व्यूज बताए हैं कि भाई नॉलेज ये है, नॉलेज को इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो उसके आधार पर यदि हम नॉलेज की थियरीज की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी नॉलेज की थ्योरीज हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यदि हम नॉलेज की थ्योरीज या ज्ञान के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम ज्ञान के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है द रेवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, द रेवोल्यूशन थ्योरी। द रेवोल्यूशन थ्योरी क्या है कि ये कहते हैं कि वही प्रोपोजिशन या वही बात या वही आइडिया सत्य है। ध्यान से सुनेंगे, रेवोल्यूशन थ्योरी ये बताती है कि वही ज्ञान, वही आइडिया या वही प्रोपोजिशन सत्य है जो अथॉरिटी द्वारा कही गई बातों के साथ कॉन्सोनेंस रखती है। कहने का अर्थ क्या है कि यदि आपकी बात या कोई भी आइडिया अथॉरिटी ने जो कहा है, अथॉरिटी की भी बात हम करेंगे। अथॉरिटी क्या है? जैसे हमारी जो रिलीजियस जो नॉलेज होती है, रिलीजियस नॉलेज का मतलब जैसे मान लीजिए यदि हिंदुइज्म में गीता, रामायण, महाभारत को हम जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं ना, मानते हैं, या अलग अलग धर्मों में जो कुरान है या गुरु ग्रंथ साहिब है, ये जो सारी चीजें हैं जो रिलीजियसली जो हमारे ज्ञान हमारे सामने प्रस्तावित किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, यदि हमारा आइडिया या हमारा प्रोपोजिशंस उससे तालमेल खाता है, यदि उन्हीं के द्वारा कहे गए प्रोपोजिशंस से मैच करता है, तभी वह नॉलेज सत्य है। उसके अलावा कोई भी ज्ञान सत्य नहीं है। ये जो व्यू है ये थ्योरी कहती है। इसका जरा थोड़ा सा और प्राचीन टाइम में जाते हैं ना तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें पढ़ा है कि जो अरस्तु है, एरिस्टोटल के जो उसके कहे गए कथनों को बहुत ही एक सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ विजडम के रूप में इतना ज़्यादा समझा जाता था, स्वीकार किया जाता था कि गैलीलियो के टाइम में, है ना, गैलीलियो के टाइम में अरस्तु ने जो है टेलीस्कोप का यूज करने से भी, मतलब यूज करने के लिए परमिशन नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि वो ये कहता था कि जो ज्ञान मैंने बताया हुआ है, जो मेरे अटरेंसेस हैं, आप उन्हीं को स्वीकार करो। तो गैलीलियो के टाइम में जो टेलीस्कोप है उसको भी उसने परमिसेबल नहीं किया हुआ था। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हम ये कुल मिलाकर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन थ्योरी जो होती है उसके अंदर वही बात, वही आइडिया सत्य होता है, ट्रू होता है, जो हमारी अथॉरिटी के रेवलेशन से मैच करता है, उनके कहे गए कथनों से मैच करता है। उसके अलावा इस यूनिवर्स में कोई भी ज्ञान सत्य नहीं है।
ठीक है, ये वाली बात हुई आपकी। सबसे पहले क्या की हमने, रेवोल्यूशन थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है द इंट्यूटिव थ्योरी। सुना होगा आपने, इंट्यूशन, इंट्यूटिव होती है ना। तो ये जो थ्योरी के समर्थक हैं ये कहते हैं कि सत्य ज्ञान वो है, सत्य ज्ञान ऐसा नहीं है ना तो एक्सपीरियंस से आता ना लॉजिक से आता, है ना। ये तो कुछ अलग ही दुनिया की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एक्चुअली इंट्यूशन से जनरेट होती है, एक इमीडिएट अवेयरनेस या एक जो है इमीडिएट फ्लैश लाइट आपके अंदर उत्पन्न होती है जिससे आप किसी चीज को जानने लगते हो, है ना। हालांकि ये जो थ्योरी है इसको क्योंकि ये किसी भी तरह से उस ट्रुथ को वैलिडेट नहीं करती है, इसलिए इसको लीस्ट जो है एक्सेप्टेड थ्योरी के रूप में माना जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप ये कहें कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि कल बारिश होगी, किसी दूसरे को इंट्यूशन हो रहा है कि कल बारिश नहीं होगी, तो हम किसकी बात को सत्य माने। तो इसका क्रिटिसिज्म यही है कि इंट्यूशन पर आधारित ज्ञान को सत्य इसलिए नहीं मान सकते हम क्योंकि उसके लिए कोई प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। बस ये स्टेटमेंट तो दे देता है, लेकिन उस स्टेटमेंट का आधार क्या है, आप कैसे, वो जो हम जस्टिफाइड ट्रू बिलीव की बात कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन हम कैसे दें उस बात का। तो ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है, हाँ यदि हम इसको साइकोलॉजी से थोड़ा सा मैच करना चाहे तो जो हमारी गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है जिसमें वो जो सुल्तान के अंदर जो एकदम इंसाइट जो आता है उससे जो है कई बार फिलोसफर इसको मैच करते हैं कि उससे हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। जो इमीडिएट अवेयरनेस जो आती है, जो हमारे अंदर एक इमीडिएट सेंसेशन जो क्रिएट होता है, उस तरह का जो ज्ञान होता है वो किसके अंतर्गत आता है, इंट्यूटिव नॉलेज के अंतर्गत आता है। और यह थ्योरी जो है ऐसे ज्ञान को ही सपोर्ट करती है। तो दो थ्योरीज के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहली क्या थी हमारी, रेवोल्यूशन थ्योरी, दूसरी क्या है हमारी, इंट्यूटिव थ्योरी। अब हमारी बात आती है द कोहेरेंस थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है द कोहेरेंस थ्योरी। कोहेरेंस थ्योरी जो है वो ये मानकर चलती है कि कोई प्रपोजिशन तभी ट्रू है, ध्यान से सुनेंगे, कोई प्रपोजिशन या कोई स्टेटमेंट या कोई वाक्य या कोई आइडिया तभी ट्रू है यदि वह अन्य ऐसे प्रोपोजिशंस के साथ में कोहेरेंस दर्शाती है जो ट्रू हैं। दोबारा बताती हूं, कोई प्रपोजिशन तभी ट्रू माना जाएगा यदि वो कोहेरेंस दर्शाता है। कोहेर है, किसके साथ में कोहेरेंस दर्शा रहा है, जो पहले से कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस हैं जो ट्रू हैं उनके साथ उसकी तारतम्यता है ना, उसके साथ उसका क्या है, कोहेरेंस है ना, कॉन्ग्रुएंट है, उसका कुछ ना कुछ वो है, संगम है। अगर आप इसको सिंपल डेफिनेशन में समझना चाहे तो ये जो बात करता है ये लॉजिक की बात कर रहा है एक्चुअली। यदि इसको थोड़ा सा हम अंदर से देखें ना, इसके रहस्य को खोलने की कोशिश करें तो जो द कोहेरेंस जो थ्योरी है एक्चुअली इसके समर्थक कौन है, इसके समर्थक प्योरली आइडियलिस्टिक जितने हमारे फिलोसफर्स हैं वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट आइडियाज को मानते हैं। वो कहते हैं यूनिवर्स के अंदर जो रियलिटी है वो आइडियाज की रियलिटी है, ऑब्जेक्ट की रियलिटी नहीं है। पहले आइडिया है, आइडिया की वजह से ऑब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट की वजह से आइडिया है। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन आइडिया आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। और ये लोग क्या करते हैं, ये जो आइडियलिस्ट है, यदि इसके अंतर्गत हम जाए ना, थोड़ा सा फिलोसफर्स की बात करें तो इसमें इमैनुअल कैंट है और ऑगस्टीन है और प्लेटो हैं। इन्होंने बड़े ही अलग और विचित्र ढंग से बताया है कि आप उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिक की बात कर रहे हैं। कौन से लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये डिडक्टिव लॉजिक की बात कर रहे हैं। डिडक्टिव लॉजिक में जो मेन जो प्रोपोजिशंस को जो सत्य माना हुआ है वो कैसे मान रहे हैं, कैसे हम माने कि वो सत्य है। उन्होंने बड़े अलग अलग ढंग से, जैसे प्लेटो ने कहा है कि भाई वो इसलिए सत्य है क्योंकि वो इनर आइडिया जो है वो गॉड गिफ्टेड है। वो जो पहली प्रपोजिशन आई है इस यूनिवर्स में वो क्रिएट कैसे हुई है, वो अपने आप क्रिएट हुई है। यदि एरिस्टोटल की हम बात करें और ऑगस्टीन की बात करें तो इनके भी बड़े भिन्न विचार हैं। किसी ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी में इन्होंने ये कहा है कि जो है व्यक्ति जब तक जन्म नहीं लेता, ध्यान से सुनेंगे, व्यक्ति जब तक जन्म नहीं लेता, जब तक उसकी एग्जिस्टेंस है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस होती है सोल की, तभी उसके अंदर वो नॉलेज विद्यमान होती है। बस क्या है कि जब वो जन्म ले लेता है तो वो जो नॉलेज जो है, जो इनेट आइडिया है वो उसके एमर्ज हो जाते हैं और वो किसका काम करती हैं, वो प्रपोजिशन का काम करती है, एज ए ट्रू प्रपोजिशन का काम करती है। उन्हीं प्रपोजिशन की सहायता से हम आगे
अपने कंक्लूजन्स को ट्रू बोलते हैं। मतलब वो प्रेमाइसिस जो होती है ना, जिन्हें हम ट्रू मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं ट्रू? क्योंकि ये वाले जो लॉजिक के जो समर्थक हैं या द कोहेरेंस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि लॉजिक का जो बेस, जो ऊपर जो बेस आया है, वो कहाँ से आया है? वो कैसा है? इन्नेट है, वो गॉड गिफ्टेड है। उसके सत्यता को कहीं भी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे एक मैंने बताया कि एक फिलोसोफर ने ये कहा है कि जिंदगी से पहले, मतलब आपके जीवन से पहले, जब ये डिसएम्बॉडीड जो एग्जिस्टेंस होता है सोल का, तब भी वो जो इन्नेट आपकी जो नॉलेज है वो एग्जिस्ट करती होती है। बस जब आपका जन्म होता है तब आप गॉड ग्रेस से वो इन्नेट आइडियाज आपके अंदर आते हैं और उसकी सहायता से फिर आप अदर प्रपोजिशंस को सत्य सिद्ध करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ी सी टिपिकल हैं इसमें चीजें। द कोहेरेंस थ्योरी मैं दोबारा आपको बताती हूं कि ये जो है एक पूरे वर्ल्ड को, या वर्ल्ड नहीं कहेंगे, पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल यूनिफाइड और कंसिस्टेंट ऑर्डर के रूप में देखती है। मतलब सारी चीजें सारा जस्टिफिकेशन, सारे जो प्रपोजिशंस है वो यहां मौजूद हैं। अगर आपने कोई प्रपोजिशन बनाया तो कहीं ना कहीं उसका मैच होगा। यदि उसका मैच किसी अन्य पहले से जो इन्नेट जो प्रपोजिशन है, जो पहले से मैंने बताया कि जो प्रपोजिशन ट्रू मानी गई है, यदि उसके साथ उसका कॉन्ग्रियंस है, यदि उसके साथ उसका कॉन्सोनेंस है, यदि उसके साथ उसका कोहेरेंस है, तभी उसको सत्य माना जाएगा, अन्यथा उसको सत्य नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? आइडियाज की बात कर रहे हैं। तभी तो द कोहेरेंस थ्योरी को जो मानने वाले समर्थक हैं वो कौन से हैं? आइडियलिस्ट हैं। जितने भी आदर्शवादी जो फिलोसफर्स हैं वो इस द कोहेरेंस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक कोहेरेंट वो होल है वर्ड, है ना। कहीं इससे बाहर कहीं कुछ नहीं है। प्रोपोजिशंस यहाँ पड़ी हुई हैं। आपकी प्रोपोजिशंस यदि यहाँ पर मौजूद लॉजिकल प्रोपोजिशन से मैच खाती हैं तो वो सही, अन्यथा वो सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कुछ समझ में आया होगा इसका। द कोहेरेंस थ्योरी है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे आप तो अच्छे से और समझ में आएगा। 3 थ्योरीज की हमने बात कर ली। पहली हमने किसकी बात करी? द रेवलेशन थ्योरी, जो किस पर बात करता है? अथॉरिटी पर बात करता है। दूसरी हमने बात करी द इंट्यूटिव थ्योरी, वो किस पर बात करता है? इंट्यूशन पर बात करता है, जिसका कोई वैलिडेशन या कोई प्रमाण नहीं है। अथॉरिटी का प्रमाण है, क्योंकि उसका प्रमाण हम क्या मानते हैं कि जो अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं किसी तरह से उसको एविडेंशियल प्रूफ देके उसको, जो हमारी जो पूरी साइंटिफिक या एपिस्टेमोलॉजिकल जो कम्युनिटी है उसने उसको प्रूव किया होगा, तो हम उसको अथॉरिटी को अपने आप वेरिफिकेशन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। कोहेरेंस में क्या एविडेंस देते हैं कि जो आइडियाज है वो यदि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग आइडियाज के साथ कोहेरेंस में है तो वह आइडिया या वह प्रोपोजिशन सत्य माना जाएगा। अब इसी का एक प्रिंसिपल जो है, एक कॉम्पिटिटर एक थ्योरी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसका नाम है द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, है ना। द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, थोड़ा अंतर है इनमें। पहले वाली जो हमने बात करी वो थी हमारी द कोहेरेंस थ्योरी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। और जो हमारे रियलिस्ट हैं, जो कुछ सर्टेन आइडियलिस्ट हैं वो इसको मानते हैं। सभी आइडियलिस्ट नहीं, लेकिन कुछ सर्टेन आइडियलिस्ट हैं जो इसको मानते हैं। अब ये थ्योरी क्या कहती है? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा ज्ञान है या जो प्रपोजिशन के रूप में जिस ज्ञान को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि वह ज्ञान या वह प्रपोजिशन वर्ल्ड में मौजूद उस ऑब्जेक्ट से मैच खाता है, तभी वह ज्ञान या वह प्रपोजिशन सत्य है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई आइडिया जनरेट किया, यदि वो आइडिया इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वह ज्ञान सत्य ज्ञान की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कहा द स्नो इज वाइट, द स्नो इज वाइट, है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको चीज सामने दिखनी चाहिए। द स्नो इज वाइट, स्नो है और वो वाइट है ना। जो मतलब 2 बातों की बात करी इन्होंने, एक तो मेंटल ऑब्जेक्ट, है ना, एक तो मेंटल ऑब्जेक्ट और एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, फैक्ट की बात करी। यदि जो आपके दिमाग में या मस्तिष्क में जो आइडिया है, यदि वह रियल वर्ल्ड से मैच खाता है, मतलब वो चीज ऑब्जेक्ट फॉर्म में वर्ल्ड में मौजूद है, यूनिवर्स में मौजूद है, तभी वह प्रोपोजिशन या वह आइडिया सत्य माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं ना कि ये आइडियाज को उतने ही लिमिटेड, सीमित रूप में सत्य मान रहा है जब वह आइडिया आपको कॉन्क्रीट रूप में इस वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। यदि
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो चीज यूनिवर्स में आप नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो जो सारे ओपिनियंस हैं या आइडियाज हैं या प्रोपोजिशंस हैं उनको ट्रुथ की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना, दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। कोहेरेंस थ्योरी जो है बिल्कुल बेसिक आइडियाज को सपोर्ट करती है। वह आइडिया को क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि वो आइडिया ये कहते हैं कि आइडिया से ही जनरेटेड है, और वो जिससे जनरेटेड है वो आइडिया कैसा है, इनेट आइडिया है, गॉड गिफ्टेड है, एक सडन जो है इंट्यूटिव नॉलेज जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, गॉड गिवन है, उसी से हम अपनी जो है अदर आइडियाज को जस्टिफाई करते हैं। वो तो कोहेरेंस ने कह दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहते हैं कि नहीं भाई, जो प्रोपोजिशन तभी प्रोपोजिशन या आइडिया के रूप में स्वीकार्य है यदि वह प्रोपोजिशन या वह आइडिया हमें इस कॉन्क्रीट वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, अन्यथा नहीं है। आपने कहा देयर इज अ ट्री, तो देयर इज अ ट्री, ये एक आइडिया, ये क्या है, ये मेंटल ऑब्जेक्ट है। फिलोसफिकली हम इस वर्ड को क्या कहते हैं, जो सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं मेंटल ऑब्जेक्ट, और जो उसका मूर्त फॉर्म जो होता है ना, मूर्त फॉर्म जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या रियल फॉर्म जो होता है वो हम इसको कहते हैं। हालांकि इसमें जो है क्रिटिसिज्म बहुत किया गया। क्रिटिसिज्म, लोगों ने ये कहा कि भाई आप कैसे जो डिफरेंट रियल्म से ताल्लुकात दो चीजें रखती हैं, आप उसको कैसे कॉरेस्पॉन्ड कह रहे हैं। एक तो आइडिया मेंटल आइडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कॉन्क्रीट आइडिया की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपस में इनकी मैचिंग या कॉरेस्पॉन्डेंस तो हो ही नहीं रहा, है ना। तो इस तरह से इसके कुछ क्रिटिसाइज भी किए गए, लेकिन कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि जो आइडिया तभी सर्वमान्य है तब वह आइडिया हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर दिखाई दे। यदि वो दिखाई नहीं देता तो हम उस प्रोपोजिशन को, उस आइडिया को नॉलेज के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हुई। अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है हमारी प्रेजेंटेशन थ्योरी, द प्रेजेंटेटिव थ्योरी। बहुत ईजी है ये थ्योरी। ये थ्योरी जो है प्योरली रियलिज्म पर आधारित है, यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद क्या कहता है, whatever we perceive through our senses that is called true reality या true knowledge। जो कुछ भी हम अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें ना मिक्सअप होंगी। अब आप इसको कहाँ से रिलेट कर रहे होंगे, आप इसको ए पोस्टीरियरी नॉलेज से रिलेट कर रहे होंगे। करिए, वो है वहीं उसके तार वहीं से जुड़े हुए हैं। वहां पे हमने ज्ञान के भाग की बात करी, तो भाई ज्ञान के भाग निकले कहाँ से हैं, कहीं ना कहीं थ्योरीज से तो अमर्ज हुए हैं। बिना थ्योरीज के तो ज्ञान के भाग हमने बांटे नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम प्रेजेंटेटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि सेंसरी एक्सपीरियंस जो होते हैं उनके द्वारा हम डायरेक्ट और विदाउट अल्टरेशन नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, सेंसेस के द्वारा, है ना। सेंसरी एक्सपीरियंस, यदि आप ये देख रहे हैं कि सामने एक ट्री है, आप उसको देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सत्य है, वो नॉलेज है, वो आपने परसीव किया और आप उसको सत्य बिल्कुल मान सकते हैं, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है। अभी हम इसको इसलिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अभी जो अगली थ्योरी जो आएगी वो इसमें कुछ संशोधन करेगी। वो इसी बात को, प्रेजेंटेशन को या प्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करने की बात करेगी। वो हम देखेंगे कि वो परसेप्शन को कैसे परसीव करती है, वह थ्योरी परसेप्शन को कैसे परसीव करती है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो प्रेजेंटेटिव थ्योरी है वो ये कहती है कि सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी कुछ हम परसीव करते हैं, वह सारी बातें, वह सारा ज्ञान सत्य है। हालांकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं तो कभी कभी हमें परसेप्चुअल एरर का शिकार होना पड़ता है। व्हाट इज दिस परसेप्चुअल एरर। परसेप्चुअल एरर का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, हम ये मानकर चलते हैं कि वो हमें क्या कर रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको स्नेक से डर लगता है तो हमें क्या है कि हमें कई बार रस्सी पड़ी होती है, हम उसको क्या समझ लेते हैं, हम उसको सांप समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस थ्योरी के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि ये जो आपने रस्सी को सांप बताया, ये जो आपने रस्सी को सांप की तरह देखा, ये आपके सेंसर्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स है या आपके जो सेंसेस हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। सेंसेस आपके फॉलेबल नहीं है। क्या फॉलेबल हैं, किसमें गलती है, वो कह रहे हैं कि आपके जजमेंट में गलती है। सेंसेस तो आपको सही दिखा रही है, सेंसेस ने तो आपको क्या दिखाया है, रस्सी का रस्सी दिखाया है, लेकिन आप उसे सांप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो इमीडिएट जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो आपका जजमेंट है, वो फॉलेबल है।
है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि उसे परसेप्चुअल एरर जो होती है उसमें सेंसेस का दोष नहीं होता, उसमें किसका दोष होता है, हमारे जजमेंट का दोष होता है, और इसे हम दोबारा करेक्ट भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि फर्दर ऑब्जर्व कीजिए, फर्दर ऑब्जर्वेशन जो होता है वो उस परसेप्चुअल एरर को डिटेक्ट करता है और उसे करेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करता है ना। तो इसमें ये बात आई थी, तो लेकिन उन्होंने ये बात कही और ये बात इसको मानते भी हैं हम, आप देखेंगे भी तो जितनी भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है वो इसी तर्क पर आधारित है ना। रियलिज्म किसको सपोर्ट करता है, साइंटिफिक मेथड को सपोर्ट करता है ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उसके अंदर प्रमुख है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है द प्रेजेंटेटिव थ्योरी क्या कहती है, दोबारा इसको एक बार समझ लेते हैं, समराइज कर रही हूं। द प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है जो कुछ भी हम अपने सेंसेस के द्वारा परसीव करते हैं वह नॉलेज कैसी है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि सेंसेस के द्वारा जो आपने डायरेक्ट और बिना किसी ऑल्टरेशन के, बदलाव कुछ नहीं है, बात समझिएगा। पेड़ जैसा है, मैं इसलिए ये बात को कह रही हूँ कि जो अगली वाली जो थ्योरी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो देखिए कैसे इसको रीइंटरप्रेट करेगी इस थ्योरी को। वो कह रहे हैं कि विदाउट एनी अल्टरेशन जितना बड़ा आपने ट्री देखा वो ट्री वैसा ही आप परसीव करते हैं। कौन कह रहा है? प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये बात कह रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो है द रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। ओके, ये क्या कहती है, कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो इसी वाली थ्योरी से थोड़े जुड़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतते हैं। ये कहते हैं कि माना कि हम सेंसरी एक्सपीरियंस से परसीव करके नॉलेज को ग्रास्प करते हैं, है ना, उसको अंदर माइंड में रिटेन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो परसेप्शन है वो परसेप्शन कैसा है, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ आइडेंटिकल नहीं होता। बात समझिएगा, जो हम परसेप्शन कर रहे हैं वह परसेप्शन जिस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट परसीव किया जा रहा है उसके साथ आइडेंटिकल नहीं है। कैसा आइडेंटिकल नहीं है? वो ये कहते हैं कि यदि आप 50 फीट का पेड़ देख रहे हैं, यदि आप 50 फीट का पेड़ देख रहे हैं तो एक्चुअली आप देख क्या रहे हैं? आप पेड़ को नहीं देख रहे। थोड़ी सी गूढ़ बात है, आप पेड़ को नहीं देख रहे, आप तो उसकी इमेज को देख रहे हैं। क्योंकि जो आपके माइंड के अंदर एंटर करता है वो पेड़ एंटर नहीं करता, वो क्या करता है, वो उसकी इमेज एंटर करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है या जो हमारा ब्रेन है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना मतलब उस इतने बड़े पेड़ को वो जो है ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये कहते हैं, हालांकि ये कहते हैं कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस के द्वारा हम जो नॉलेज देखते हैं या जो परसीव करते हैं वो एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट का मतलब यहाँ साइज से नहीं है, गुण उसमें, एट्रीब्यूट उसमें सारे होंगे, लेकिन ये कहते हैं कि जो प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कह रही है कि जैसा है वो वैसा हमारे माइंड के अंदर एंटर कर गया। रिप्रेजेंट क्या कह रहा है? क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो प्रेजेंट है आपके सामने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइंड में। कैसे माइंड में रिप्रेजेंट किया जाता है? उसको छोटे रूप में। छोटे रूप में मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो होती है वो हमारे माइंड में एंटर करती है, ना कि पूरा का पूरा बड़ा पेड़ हमारे माइंड में एंटर करता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम जो देख रहे होते हैं इस वर्ल्ड में, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो है क्या? वो एक्चुअली हम उसकी इमेज को देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज होती है वो हमारे माइंड में, हम उसको परसीव इमेज को करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं करते। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक थी क्या हमारी प्रेजेंटेटिव थ्योरी और दूसरी क्या है हमारी रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब जो एक लास्ट जो थ्योरी हमारी बचती है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और आप सभी लोग उससे अवगत होंगे, दैट इज द प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है वो कौन सी फिलोसफी से इंस्पायर्ड है? प्रैग्मेटिज्म से। ये जो थ्योरी के समर्थक हैं ये मानते हैं कि वही ज्ञान या वही प्रपोजिशन सत्य है जो हमारी फंक्शनल लाइफ में सत्य है ना। यदि हम कहते हैं कि कोई ज्ञान या कोई सत्य को तभी स्वीकार किया जाए यदि वह हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को और अच्छा बनाने में, है ना, गुणवत्तापूर्ण बनाने में उपयोगी है, तो वह प्रपोजिशन, वह ज्ञान, वह आइडिया हमारे लिए सही है।
अन्यथा उसके अलावा यदि वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब उसकी कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं है, तो वो ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। आप उन आइडियाज के साथ खेलते रहिए, है ना, आप जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको आप रिटेन रखिए, लेकिन यदि वह फंक्शनल वैल्यू, वह आइडिया या वह प्रोपोजिशन नहीं रखता है, यदि वह हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, यदि वह हमारे जो प्रैक्टिकल अफेयर्स हैं उनके लिए वह लाभप्रद नहीं है, तब तक वह नॉलेज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि नॉलेज को जो है एक्शन रूप में यदि हम क्रियान्वित करें, यदि वो हमारे एक्शन रूप में क्रियान्वित करने के बाद में फ्रूटफुल होती है, तब वह नॉलेज हमारे लिए वैलिड है, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, अदरवाइज वह नॉलेज हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने ये 6-7 थ्योरीज के ऊपर डिस्कस किया। कुछ चीजें इसमें कॉमन है, चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकली एनालिटिकली देखते हैं तो हमें समझ में आता है, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। तो एक बार दोबारा मैं बस नाम बता दे रही हूँ कि हमने किसकी बात करी है, थोड़ा उसके साथ में, क्योंकि एज ए लर्नर यदि आप देख रहे हैं तो चीज़ें मुझे लगता है कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे पहली हमने जो बात करी थी वो बात करी थी रेवलेशन के ऊपर, जो अथॉरिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, रेवलेशन के बाद इंट्यूशन की बात करी थी, इंट्यूटिव थ्योरी जो इंट्यूशन को सपोर्ट करती है, कि जो सडन लाइट ऑफ फ्लैश है, जो इंसाइट एकदम से आ जाती है, जिसका कोई वैलिडिटरी मार्क नहीं होता है, वो जो थ्योरी है वो उसको सपोर्ट करती है। कोहेरेंस थ्योरी आइडियाज को सपोर्ट करती है, समराइज कर रही हूँ, है ना, अंदर की चीजें देखें तो वो हमने पहले कर दी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोहेरेंस का क्या मतलब है, आइडियाज, वो आइडिया सत्य है जो पहले वाले आइडियाज के साथ में क्या है, कोहेरेंस दर्शाता है। कोहेरेंस हो गया। इसके उलट जो इसका प्रिंसिपल, जो इसका अपोजिशन में आती है एक थ्योरी, वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ये कहती है कि वही आइडिया सही है यदि वो आपको बाहर दिख रहा है, वह आइडिया या प्रोपोजिशन सही नहीं है यदि वह आपको बाहर एग्जिस्ट होता हुआ इस यूनिवर्स में नहीं प्रतीत हो रहा है, तो आप उस आइडियाज को ट्रू या सत्य नहीं मान सकते। ठीक है, ये कोहेरेंस होगी, सॉरी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। उसके बाद में जो थ्योरी है प्रेजेंटेटिव थ्योरी है, प्योरली रियलिज्म पर आधारित है, नियो रियलिज्म पर आधारित है। ये क्या कहते हैं कि जो आप सेंसरी एक्सपीरियंस से परसीव करते हैं वो डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर एंटर करता है ना, और आप जो है परसेप्शन बिना, मतलब विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, विदाउट एनी चेंज, आप उस नॉलेज को ग्रहण करते हैं। जो कुछ आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से देख रहे हैं वह सब सत्य है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्या कहती है, वो थोड़ा सा इसमें और सावधानी बरत कर चलती है। वो कहते हैं माना कि सेंसरी एक्सपीरियंस से हम जो चीजें परसीव कर रहे हैं वो सही है, ऑथेंटिक नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली जो हम सेंसरी एक्सपीरियंस से परसीव करते हैं वो हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं करते, हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को परसीव करते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये इस थ्योरी की बात होगी। और लास्ट में जो अभी हमने बात करी वो कौन सी थी हमारी, द प्रैग्मेटिक थ्योरी। सभी जानते हैं प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है, प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद पर आधारित है। ये कहते हैं कि वही सत्य माना जाएगा, वही विश्वासपूर्ण माना जाएगा या वही ऑथेंटिक माना जाएगा जो बात, जो कथन या जो प्रपोजिशन है ना, जो मेरे लिए फंक्शनल वैल्यू जिसकी होगी वही सत्य माना जाएगा। अर्थात यदि उस थ्योरी को हम एक्शन के रूप में कन्वर्ट करने में काबिल हैं, है ना, वो कन्वर्ट हो सकती है, तब उस बात को मानिए, अन्यथा उस बात को मत मानिए। उस बात को आप एज ए ट्रू नॉलेज नहीं देख सकते। ठीक है, तो आज जो है ये हमारा जो लेक्चर था बेसिकली जो नॉलेज की डेफिनेशन है उस पर बेस्ड था, डिविजन्स ऑफ नॉलेज पर बेस्ड था, जो कि हमारी नॉलेज की डेफिनेशन से ही निकल कर आई। और हमने जो है कुछ थ्योरीज की बात करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, आप इसको पढ़िएगा भी और बड़ा इंटरेस्ट आएगा और चीज़ों को थोड़ा सा चिंतन भी कीजिएगा। जो मैंने सबसे पहली वाली बात कही है ना कि ट्रू, जस्टिफाइड और बिलीफ, कैसे हम अलग अलग एंगल से इसको देख रहे हैं। आप खुद देखिएगा कि कितनी सारी नॉलेज ऐसी होती हैं जिस पर हम बिलीव करते हैं लेकिन वो ट्रू नहीं होती, है ना। इसलिए क्यों ट्रू नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आपने कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया होता है ना। तो आज जो है हमने इन सब बातों के ऊपर चर्चा करी। अब यदि आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं सोच पा रही थी कि मैं कुछ नया दूं आपको, बीएड वालों के लिए, एमएड वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो मेरे सहयोगी होंगे उनको आई थिंक ये सारी चीज़ें पता भी हो सकती हैं।
हाँ, देखो धर्मवीर कह रहे हैं कि प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ कोहेरेंस थ्योरी। देखो कोहेरेंस थ्योरी मैंने क्या बताया, कौन सी है, ये डिडक्टिव लॉजिक पर आधारित है। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब ये है कि जब हम प्रीमाइसिस से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, है ना। प्रीमाइसिस कैसे है, यदि आपने कहा कि डिडक्टिव लॉजिक का आप कैसे करेंगे, जैसे हमने बोला कि द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, उसके बाद में फिर हम कैसे करेंगे, स्पेसिफिक पे जाएंगे, क्यों मॉर्टल है, बिकॉज द राम इज मॉर्टल, द श्याम इज मॉर्टल, है ना, द गिरधर इज मॉर्टल, जो भी है, जो हम नाम ले रहे हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि कौन से लॉजिक को ये सपोर्ट करता है, कौन सा कोहेरेंस थ्योरी कौन से लॉजिक को सपोर्ट करती है, ये डिडक्टिव लॉजिक को सपोर्ट करती है, इंडक्टिव को नहीं करती है, क्योंकि इंडक्टिव लॉजिक का नाम ही दूसरा है ना, वो तो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। आप ये देखिए इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि हंस सफेद है, ये भी हंस सफेद निकला, आपने वहां देखा वो भी हंस सफेद निकला, ये भी हंस सफेद निकला, तो आपने क्या कह दिया कि ऑल स्वैन्स आर व्हाइट, सारे हंस सफेद है। नाम हमने इसका इंडक्टिव लॉजिक दिया है, लेकिन इसके पीछे का जो तर्क है वो क्या है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन पर, सेंसरी एक्सपीरियंस पर आधारित है नहीं है। लेकिन ये जो डिडक्टिव लॉजिक है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ऑगस्टीन ने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने और डेकार्टे ने, इन्होंने इस कोहेरेंस थ्योरी की बात करी है। एक्चुअली ये किससे रिजेंबल करती है, डिडक्टिव लॉजिक से रिजेंबल करती है। तो इसका उदाहरण हम यही देख सकते हैं कि हम कैसे जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक एग्जाम्पल पर जाते हैं। अब इसमें मैंने बताया भी था आपको कि वो जो जनरल स्टेटमेंट है ना, द मैन इज मॉर्टल, वो ये कह रहे हैं कि वो हमने इंडक्टिव के बेस पे नहीं उसको एस्टैब्लिश किया है, या चलिए ये तो आप मान भी सकते हैं इसको, या इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बोलते हैं कि गॉड इज एग्जिस्ट। यदि मान लीजिए उन्होंने कहा गॉड इज एग्जिस्ट, उसके आधार पर वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पर पहुंच रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है ना। ये चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि गॉड एग्जिस्ट करता है। अब यदि कोई इनसे ये प्रश्न पूछे कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है, उसका क्या प्रमाण है आपके पास, तो ये जो कोहेरेंस थ्योरी के जो समर्थक होते हैं, ये आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो ऊपर का जो हमारा जो प्रीमाइस है ना, जहां से हमने उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को निकाला है, वो जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो एक्चुअली क्या है, गॉड गिवन है। ये बहुत एक गजब अजब बात इन्होंने कही है, मैंने पढ़ा, मुझे भी पढ़ करके थोड़ा सा काफी अच्छा इंसाइट आया और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये जो उसकी सत्यता को, जो सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट है जो कि डिडक्टिव लॉजिक को सपोर्ट करता है, ये उसकी सत्यता को कैसे सिद्ध करते हैं, क्योंकि डिडक्टिव लॉजिक की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कुछ तो ऊपर होना चाहिए। ये कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, पहले से भी जो है, जब इंसान जन्मा नहीं था, जब वो इस यूनिवर्स में नहीं आता है, तो वो जो सोल होती है ना, उस सोल के अंदर भी इनर नॉलेज होती है। लेकिन जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ह्यूमन बीइंग के रूप में वो जो है एक रूप धारण कर लेता है, तो वह जो इनेट जो नॉलेज होती है वो उसके माइंड में एंटर कर जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नॉलेज जो है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, किसके फॉर्म में, आइडियाज के फॉर्म में। ऐसा इन्होंने बताया है जो डिडक्टिव लॉजिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, तो जितने डिडक्टिव लॉजिक के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स है वो किसके अंतर्गत आते हैं, कोहेरेंस थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि कोहेरेंस थ्योरी आइडियाज को सपोर्ट करती है, और आइडिया, वो जो इनेट आइडिया है, उसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, वो अपने आप में कैसी है, सेल्फ एविडेंट है। सेल्फ एविडेंट है क्यों, क्योंकि इनर है, इनेट है, और वो गॉड गिवन है। और इसमें भी मैंने बताया कि मुझे वो अभी सारे व्यूज याद नहीं आ रहे हैं, उसमें भी सबने बहुत अलग अलग बातें कही। प्लेटो ने कुछ अलग कहा है, और जो है ये आपके ऑगस्टीन है, इन्होंने कुछ अलग कहा है, एरिस्टोटल ने अलग कहा है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो उससे हम इसको जो है समझ सकते हैं। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको धर्मवीर। एक पूछ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है ये थ्योरी। ये सब्जेक्ट है आपका नॉलेज इन करिकुलम, या फिलोसफिकल बेसिस है ये आपका, है ना। नॉलेज आप किस में पढ़ते हैं, फिलोसफी में बेसिकली पढ़ते हैं ना, कि नॉलेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसका यदि रेलिवेंस देखें तो सभी के साथ है कि जो हमारा करिकुलम जो बनाया जाता है, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, यदि हमको ज्ञान की समझ नहीं है कि यदि हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, है ना। साइंटिफिक मेथड किस पर आधारित होता है, एम्पिरिसिज्म पर आधारित होता है
ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक डिसिप्लिन में जो भी डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं वो इन्हीं नॉलेज की थ्योरी से, इन्हीं थ्योरी ऑफ नॉलेज से, जो थ्योरी के जो हमारे नोशंस हैं, जो हमारी जो नेचर है या जो हमारे पार्ट्स हैं या डिविजन्स हैं, उन्हीं से हमारा जो करिकुलम है वो गाइड होता है। तो इसको पर्टिकुलर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करते हैं एजुकेशन में। ओके, गॉगी गुप्ता हाय, हेलो। तो आज देखो लिख भी लिया धर्मवीर ने, गुड। हाँ हाँ मैम, इंडक्टिव थ्योरी में पर्टिकुलर टू जनरल, हाँ बिल्कुल ठीक है, स्मॉल टू लार्ज और नोन टू अननोन। हाँ, और डिडक्टिव थ्योरी में इसके अपोजिट होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अभी इसकी बात कर रहे थे कोहेरेंस थ्योरी में, हम इसी की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मुझे और इसमें नहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस। हालांकि इसमें क्वेश्चंस कभी इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। जब हम खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा इंसाइट मिलती है। 2-4 या एक आध लेक्चर से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आप पढ़िएगा इसको, मैंने आपको थोड़ी सी एक पुश कर दिया होगा या थोड़ा सा कुछ एक क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी ऐसा है कि हो सकता है कि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आ गई हो, तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, पढ़िएगा और अपनी नॉलेज को एनरिच कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर जो शोध विदर्भ से जुड़े हुए जितने भी युवा शक्ति हैं उनको हृदय से आभार प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं या मेरे सहयोगी हैं, सभी से मुझे रूबरू करने का, होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।